Yes, good evening, future chartered accountants. Let's finish off the TDS portion today, the remaining provisions of TDS. लास्ट हमने डिस्कस किया था 194 पी के बारे में, पी फॉर पापा जी. नाउ द नेक्स्ट इज 194 ओ. ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर. ठीक है. सो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है किसके बीच में होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर और सामने है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. ठीक है. क्या है सब कुछ अभी हम लोग समझते हैं. रेट रहेगा 1% और 1 अक्टूबर से ये चेंज आएगा 0.1% की रेट से. टाइम होगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. थ्रेशोल्ड होगा एनी अमाउंट. ठीक है. अब पहले समझते हैं ये क्या है सब कुछ. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है. लुक 194 ओ. अब यहां पर अगर हम बात करें ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम क्या रहता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ट्रेड होता है उसको फैसिलिटेट करता है. ठीक है. जैसे अमेजोन है तो वो क्या करता है कि जितने भी सेलर्स है मार्केट के अंदर उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट, कि वहां से बायर उस गुड्स को खरीद सके. ठीक है. तो यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने यहां पर एग्जांपल में इसको समझेंगे अमेजोन. ठीक है. अब सामने आते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट यहां पर हम लोग समझेंगे दैट इज कॉल्ड सेलर ऑन ए अमेजोन. तो कई बार अगर आप इनवॉइस देखोगे अमेजोन का तो आपको नीचे दिखेगा कि सेलर कौन है, गुड्स कहां से आया है. ठीक है. तो सेलर ऑन अमेजोन इट इज नोन एज ई कॉमर्स पार्टिसिपेशन. ठीक है. अब यहां पर क्या होता है कि कस्टमर जो अपना ऑर्डर प्लेस करता है वो कहां पे करेगा? अमेजोन की साइट पे. अब कस्टमर अमेजोन पे जब ऑर्डर प्लेस करता है तो अमेजोन वो ऑर्डर प्रोवाइड करता है किसको? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब सेलर को. अब सेलर वहां से अपना गुड्स होगा वो रेडी रखेगा. ई कॉमर्स जो अपना अमेजोन है वो क्या करेगा? उस गुड्स को वहां से पिकअप करेगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा. अब कस्टमर को डीलर करेगा तो उस केस में वो क्या करेगा? कस्टमर से वो लोग पेमेंट रिसीव करेंगे. या तो ऑनलाइन पेमेंट होगा या तो फिर सीओडी होगा, कैश ऑन डिलीवरी. तो ये सारा पैसा किसके पास आया? अमेजोन के पास आया. अब अमेजोन क्या करेगा? ये जो यहाँ पर पेमेंट आया है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का माल था टोटल, बराबर. अब अमेजोन का फॉर एग्जाम्पल इसमें 1,000 रुपए चार्जेस है उसका खुद का. तो 1,000 क्या होगा? अमेजोन अपना रख लेगा और 9,000 रुपीज का उसको पेमेंट करना होगा किसको? सेलर को. ठीक है. तो यहां पर मैटर कुछ ऐसा है. अब 9,000 का जो पेमेंट करना है या फिर तो पेमेंट करेगा या फिर उसके अकाउंट में भी क्या करेगा? क्रेडिट करेगा. और जब भी उसका मंथली सेटलमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा? उसको पेमेंट करेगा, राइट. सो पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर एट द टाइम वो क्या करेगा? टीडीएस कट करेगा एट द रेट ऑफ 1%. और अगर 1 अक्टूबर के बाद के ट्रांजेक्शन है तो वहां पर क्या रहेगा? वो एट द रेट 0.1% के हिसाब से वो टीडीएस कट करेगा. ठीक है. सो यहां पर ये डिस्कशन हमारा रहा ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. ठीक है. अब यहां पर जो मैटर है ये क्या है? और एक चीज मैं आपको समझाता हूं. एक आता है पेमेंट गेटवे. कस्टमर जब ऑनलाइन पेमेंट करता है और सामने है ई कॉमर्स ऑपरेटर. ठीक है. उसके बीच में जब आप पेमेंट के लिए क्लिक करते हो तब आपको कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट किया जाता है. तो आपने देखा होगा एक तो होगा वो सीसी एवेन्यू करके एक साइट है. फिर एक होता है पेपाल अगर आपका फॉरेन पेमेंट्स होते हैं तो. फिर आपने देखा होगा पेटीएम अपने यहाँ पर. फिर जो मोस्ट पॉपुलर भी चल रहा है दैट इज कॉल्ड रेजर पे. रेजर पे. तो ये सारे क्या है? दिस ऑल आर द पेमेंट गेटवेज. अब ये भी कौन है? These are also considered as a e-commerce operator. Those who are providing a services or those who are facilitate the payment services of e-commerce operator. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये जो रेजर पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है और सामने अमेजोन है तो क्या उसमें टीडीएस के कंसिक्वेंसेस आएंगे? आंसर इज नो, राइट. तो रेजर के पे के पास जो पैसा आया है जब वो अमेजोन को पे करेगा क्या तब उस पर टीडीएस करना है? आंसर इज नो. यहाँ पर ये क्लेरिफाइड डिपार्टमेंट ने कर दिया है कि यहाँ पर जो भी पेमेंट गेटवे है उसको यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं करना है. बिकॉज यहाँ पर टीडीएस ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो ट्रांजेक्शन है उस पर. सो दैट वी कैन अवॉइड डबल टीडीएस ऑन द सेम ट्रांजेक्शंस. क्लियर? तो आई थिंक आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड व्हाट इज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. ठीक है. नाउ सी लेट्स गो टू द प्रोविजंस. तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कैन वी से इट इज अमेजोन. फॉर एग्जांपल इट इज अ सेलर
ऑन Amazon, राइट। फिर PNC विच इज अर्लियर एनी अमाउंट, उसके बाद आया यहाँ पर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग एन इंडिविजुअल HUF, मतलब अगर कोई सेलर है, अगर वो इंडिविजुअल या फिर HUF है, राइट, तो उस केस में who has furnished the PAN आधार और ग्रोस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज इज लेस देन 5 lakhs, तो अगर ऐसा केस है तो यहां पर TDS नहीं आएगा। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF सेलर है जिसका टोटल ग्रोस सेल्स साल का हो रहा है 5 लाख से कम, तो उस केस में TDS अट्रैक्ट नहीं होता 194 ओ के अंदर। डन। ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ट्रेडेड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उस पर भी कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जो मैंने बात करी आपको यहाँ पर कि पेमेंट गेटवेज, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रेजर पे also qualifies as e-commerce operator to the facilitate the main e-commerce operator, that is Amazon. If the Amazon deduct the tax of seller on the transactions entered through the Razorpay, then Razorpay will not be required to deduct the tax on the services provided to Amazon. ठीक है, सो यहां पर इस तरीके से पूरा 94O हमने कवर किया। डन। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग 94Q। अब यहां पर 94Q आया जिसमें आता है बायर और सेलर के बारे में। ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 94Q। अब एक सेक्शन यहां पर है 194Q और दूसरा है 206C1H। ये TCS का है, ये TDS का है। ठीक है, यहां पर TDS कौन करेगा? यहां पर TDS करेगा बायर, जब वो पेमेंट करेगा अपने सेलर को तब। तो बायर क्या करेगा? TDS कट करेगा और यहां पर सेलर क्या करेगा? सेलर TCS कलेक्ट करता है। ठीक है, बायर क्या करता है? यहां पर डिडक्ट करता है और सेलर क्या करता है? TCS कलेक्ट करता है। पहला प्रायोरिटी जो होगा 194Q का होगा। अब यहां पर हमने अब तक जितने भी सेक्शंस देखे थे, जैसे वो HIJAC वाला और R वाला, ठीक है, R वाला भी हमारा बाकी है। तो HIJAC वाला जो भी हमने सेक्शंस देखा उसमें हमने देखे थे छोटे छोटे लोग, कुछ इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है। ठीक है, तो उसके अलावा कौन हुए? बड़े लोग। बट यहां पर ये जो सेक्शंस है, राइट, यहां पर है बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग। कितने बड़े? जिसका टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है वो लोग, ऐसे बायर अगर कोई है तो उस केस में 94Q विल बी एप्लीकेबल। और अगर ऐसे सेलर है तो उस केस में उसको 206C1H इज एप्लीकेबल, दैट इज कॉल्ड TCS। ठीक है, मतलब ऐसे सेलर क्या करेंगे? TCS करेंगे और ऐसे बायर क्या करेंगे? TDS करेंगे। अब देखो दोनों सेम ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो सर यहां पर ये करना देखना रहेगा कि कौन करेगा, TDS करना है कि TCS करना है, फिर दोनों होगा। तो यहां पर प्रायोरिटी दिया जाएगा TDS को, कि अगर कोई बहुत बड़ा बायर है, बहुत बड़ा बायर मतलब जिसका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इस साल में वो 94Q के अंदर TDS करेगा। ठीक है, या फिर मान लो कोई छोटा बायर है और सामने सेलर बहुत बड़ा है, तो फिर वो TCS करेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गिवन टू द TDS 194Q को। अब यहां पर ये हमने देखी एप्लीकेबिलिटी, हैव ए लुक। तो यहां पर क्या बात आई? बायर। कैसा बायर? जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा बायर। तो आप यहां पे लिख सकते हो बहुत बड़ा बायर whose total sales, gross assets or turnover from the business carried on by him exceeds 10 करोड़ रुपीस। कितना? 10 करोड़ से भी कितना है? ज्यादा है। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का देखना है कि करंट ईयर में 194Q अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि जब आपको पूरा क्वेश्चन देंगे उसमें कहीं ना कहीं नीचे मेंशन करके रखेंगे कि पिछले साल में टर्नओवर कितना है। ठीक है,
जैसे हमने वो हाईजेक वाला प्रोविजन देखा था, जहाँ पर वो इंडिविजुअल एचयूएफ 1 करोड़ से ज़्यादा वाला, राइट? तो उस केस में अगर मान लो अगर आपको इंडिविजुअल एचयूएफ का पॉइंट दिया हुआ है, तो आप कहीं न कहीं उसको मेंशन करके देंगे वो लोग कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है। तो अगर ऐसा वहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है और अगर वो लिमिट को क्रॉस करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि करंट ईयर में उसको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। डन? लुक, 10 crore during the immediately preceding financial year as a buyer. ठीक है? Government department involved in the business activities to be considered as a buyer and provisions are applicable. तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे है, ठीक है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, परचेज सेल के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उस केस में उसको भी ये प्रोविजंस लागू होंगे। This provision is applicable to the buyer being PSU, that's called public sector undertakings, and the corporations, corporations मतलब जैसे होते हैं अपने यहाँ पर GSRTC उसके तरह, right? State Road Transportation Corporation etc. Corporation established under the central or state act, उसको भी ये चीज applicable होती है। This provision does not apply to the buyer being non-resident and not connected with PE in India. अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका पी इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में ये टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसको टीडीएस कट नहीं करना है। सो करंटली वी आर गोइंग थ्रू विद द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे टीसीएस वाले में, ठीक। तो सामने कौन है? सामने है रेसिडेंट सेलर उसका टीडीएस हम लोग कट करेंगे। नो डिडक्शन इफ द एंटायर इनकम ऑफ द सेलर इज एग्जेम्प्ट। अब मान लो आपने कोई ऐसी गुड्स परचेस करी है जो एग्जेम्प्ट है इनकम, ठीक है। मान लो आपने कोई एग्रीकल्चर गुड्स परचेस किए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है सामने, और सेलर जो है बराबर वो उसी गुड्स को बेचता है और उसके हाथ में इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो फिर उस केस में आपको टीडीएस नहीं करना है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेलर, हेंस नो टीडीएस रिक्वायर्ड, ठीक है। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर सामने परचेस करता है आपसे, तो आपको उसका टीडीएस नहीं करना है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद क्या टीडीएस करेगा? आंसर इज यस। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेलर, हेंस उसका कोई टीडीएस नहीं होगा, आपको उसका टीडीएस नहीं करना है। आगे रेट कितना? 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 lakhs। अगेन यहां पर वर्ड आया एक्सीडिंग, मतलब यहां पर 50 लाख तक आपको कुछ नहीं करना है, मतलब 0.250 lakhs नील टीडीएस। और अबव 50 जब जाता है, अबव 50, तो जितना अमाउंट गया उस पर कितना होता है? 0.1%। और अगर पैन नंबर फर्निश नहीं करते हैं तो 5%, राइट। सो यहाँ पर 0.1% आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। वैल्यू और द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज वॉट 50 लैक्स, 50 लाख रुपए का यहाँ पर एग्रीगेट वैल्यू हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसमें हम लोग जीएसटी को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। However, if the advance payment is made, then TDS shall be deducted on the whole amount as a tax component is not identifiable. अब मान लो आपने यहाँ पर लमसम 50 लाख रुपए दे दिए हैं, या फिर 60 लाख 70 लाख रुपए दे दिए हैं, तो फिर 70 लाख रुपए पे क्या हो जाएगा? वो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अगर जीएसटी कंपोनेंट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, ठीक है। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर यहाँ पर होगा, ठीक। फिर अदर पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि ट्रांजेक्शंस ऑन विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194O, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, तो फिर हम लोग वापस यहाँ पर 94 क्यू में टीडीएस नहीं करेंगे। If the seller has collected the tax 206C1H before the buyer could deduct the tax, no deduction is required under this section again. तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली पहले बोल चुका कि फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द टीडीएस 194 क्यू। If the tax is required to be deducted and collected under any other provisions, जैसे हमने 94O देखा है, अगर मान लो कोई और प्रोविजन के अंदर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है या फिर टीसीएस कलेक्ट करने का आता है, तो उस केस में हम लोग वापस इसके टैक्स सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, अब आपने परचेज किया, ठीक है, आपने पेमेंट किया, टीडीएस कर दिया, अब आपने गुड्स परचेज रिटर्न कर दिया, आपने जो परचेज किया था गुड्स वो सेलर को वापस भेज दिया है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपका जो भी टीडीएस आपने कट किया हुआ है उसको आपको एडजस्ट करना होगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के सामने। अब सर सामने मान लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे? अगर मान लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो, टीडीएस कट गया तो कट गया है, रिफंड क्लेम कर लेगा वो, फाइन। तो इसमें ज्यादा कैसे कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, फाइन। चलिए उसके बाद आगे है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर आपकी सिक्योरिटी ट्रेड होती है तो उस पर आपको कोई भी
टीडीएस करना नहीं है। देन ट्रांजेक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, renewable energy certificates and the energy having certificates traded through the registered power exchanges, तो उस केस में भी आपको टीडीएस नहीं करना है। फाइन। सो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट 194 क्यू। अब देखो, द प्रोविजंस आर वेरी सिंपल, आपको जस्ट लिमिट याद रखनी है और कब टीडीएस आपको एप्लीकेबल होता है वो याद रखना है। डन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। गुप्ता जी क्या कहते हैं गुप्ता जी? यस, लुक, Mr. Gupta, a resident Indian, is in a retail business and his turnover for financial year 23-24, हमारा टर्नओवर सॉरी हमारा करंट ईयर है 24-25, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, was 12 करोड़। He regularly purchases goods from another resident, Mr. Agarwal। ठीक है, अग्रवाल की मिठाई बहुत फेमस होती है। A wholesaler and the aggregate payments during the financial year 24-25 was 95 lakhs, तो 50 लाख को क्रॉस कर गया। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 20 लाख का, दूसरा हुआ है 25 लाख का, तीसरा हुआ है 22 lakhs का और चौथा हुआ है 28 lakhs का। ठीक है, सामने अग्रवाल का टर्नओवर भी 15 करोड़ है, मतलब हम भी बहुत बड़े लोग हैं और सामने वाले अग्रवाल जी भी बहुत बड़े लोग हैं। मतलब हमारे केस में अगर मैं यहां पर बोलूं तो हमको टीडीएस 194 क्यू अप्लाई होता है। अग्रवाल जी अगर देखे तो उसको आएगा 206C 1H, 206C 1H। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? टीडीएस को देंगे, 94 क्यू को। अब यहां पर क्या क्वेश्चन बोला है? बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट एग्जामिन द टीडीएस टीसीएस implications if any under the income tax act। उसके बाद आपको बोला है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ गुप्तास टर्नओवर वाज 8 करोड़, मतलब अगर बायर छोटे लोग होते तो क्या होता? ऑल अदर फैक्ट रिमेनिंग द सेम, वुड योर आंसर इन 1 and 2 चेंज इफ द पेन हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द बायर और सेलर एज रिक्वायर्ड, तो क्या होता उसके बारे में। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला केस कि भाई हमारा टर्नओवर है बीइंग ए बायर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब हुआ हम है बहुत बड़े बायर, राइट। सो करंट ईयर में हमको टीडीएस कट करना पड़ेगा। अब सबसे पहला आपका टीडीएस आता है वो है 20 लाख रुपीस, तो क्या करेंगे हम लोग? इंतजार। क्या करेंगे? इंतजार। फिर दूसरा पेमेंट हुआ, दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ सॉरी 25, तो टोटल कितना हुआ? 45। सो अभी भी क्या होगा? इंतजार। ठीक है, तीसरा जो आया वो क्या कितना आया? 22। नाउ 45 प्लस 22 आप पहुंच गए 67 लैक्स तक। तो अब यहां पर अब इंतजार नहीं होगा, अब यहां पर टीडीएस कटेगा। तो 50 लाख तक कोई टीडीएस करना नहीं है अपने को, तो 17 लाख पर आपको यहां पर 0.1% के रेट से टीडीएस करना है। और उसके बाद जो पेमेंट 28 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, 28 लाख, उस पर भी 0.1% के रेट से टीडीएस आपको करना है, राइट। तो यहाँ पर 17 लाख का एक 0.1% 1700 और उसके बाद 2800, तो टोटल आपका 2800 प्लस 1700 हुआ 4500 का टोटल आपका यहाँ पर टीडीएस होगा। ठीक है, लुक 94Q from the payment or credit of 28 lakhs. In this case, both the sections applies. Tax has to be deducted under section 194Q. तो मैंने आपको बताया कि पहला हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 94Q को देंगे। डन। चलिए उसके बाद यहां पर बोला है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्तास टर्नओवर इज 8 करोड़। अगर गुप्ता जी का टर्नओवर 8 करोड़ होता तो अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती किस पर? अग्रवाल जी पर। और अग्रवाल जी ये टीडीएस कट करते सॉरी अग्रवाल जी टीसीएस कलेक्ट करते 206C 1H में। ठीक है, चलिए तो उसमें भी 1700 रुपए और 2800 रुपए टोटल यहां पर होगा 4500 रुपीज का टीसीएस यहां पर कलेक्ट होगा। डन। तीसरा ऑप्शन यहां पर बोला अगर पैन नंबर फर्निश नहीं करते तो क्या होगा? सो पैन नंबर फर्निश ना करने पर 194 क्यू जो है उसमें 5% रेट है।
क्या 5% ऑफ द 17 lakhs एंड 5% ऑफ द 28 lakhs. सो टोटल यहाँ पर 140 एंड 85 कम्स टू 225,000 का टीडीएस. और अगर अग्रवाल जी की बात करें, देन अग्रवाल के केस में यहाँ पर हायर अमाउंट है 1%, जो हम लोग देखेंगे 206C 1 टीसीएस में जब हम लोग देखेंगे तब, instead of 0.1 percentage, and accordingly 17,000 rupees and 28,000 rupees has to be deducted. अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर साथ साथ में टीसीएस के प्रोविजन में चले जाते हैं. चलो, सो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट? अब मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं होगी. सो 94Q 206C ABCDEFGH. यस, लेट्स हैव अ लुक. 50 लाख से ऊपर का सेल होना चाहिए. कौन है सेलर? 10 करोड़. कैसा सेलर? बहुत बड़ा सेलर. ठीक है. who receives the amount of sale of goods exceeding 50 lakhs in the financial year. ये सब कुछ सेम ही है. other than goods exported or the goods already covered in the above provisions, जो हम लोग देखेंगे टीसीएस के अंदर. तो एक्सपोर्ट वाले गुड्स पर टीसीएस नहीं हो जाएगा. एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, तो रेट ऑफ कलेक्शन कितना होगा? 0.1% होगा. अगर बायर टीडीएस करता है, राइट, 94O में या फिर 94Q में, तो उस केस में आपको टीसीएस नहीं करना है. नॉन फर्निशिंग बाय द पैन और आधार, तो उस केस में ट्वाइस द रेट, तो 0.1 का ट्वाइस होगा 0.2 और 1% विच एवर इज हायर. इसलिए हमने क्वेश्चन में वहां पर कितना देखा था? 1% यहां पर कंसीडर किया था. ठीक है. सो इट वाज ऑल अबाउट 194Q. चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग जो प्रोविजन पे आते हैं, दैट इज 194R. अब जैसे आप लोगों ने सैलरी की चैप्टर की में आपको पता होगा कि जैसे परक्विजिट्स प्रोवाइड किया जाता है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज. कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे फ्री में रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, कार दी जाती है, फैसिलिटीज दी जाती है, नौकर चाकर दिए जाते हैं, ऐसे सब कुछ. इसी तरह से यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आप कोई प्रोफेशन में हो और आपको उस बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ड्यू टू दैट बिजनेस और ड्यू टू दैट प्रोफेशन, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं परक्विजिट. ठीक है, इट इज अ परक्विजिट. स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. इट्स अ परक्विजिट, बराबर. इसको हम बोलते हैं बिजनेस परक्विजिट. और ये बिजनेस परक्विजिट जो है वो सेक्शन 28 बिजनेस प्रोफेशन में हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था. इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपको परक्विजिट जो प्रोवाइड कर रहा है वो, राइट, वो आपका 194R में टीडीएस कट करेगा. सिंपल. देखो, एनी पर्सन हु पेज सच बेनिफिट और अ परक्विजिट इन केस और इन काइंड, तो यहाँ पर मोनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी, ठीक है, दोनों चीजें यहां पर कवर है. एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब यहां पर अगेन बात करें कि छोटे लोगों को यहां पर इंक्लूड नहीं है. तो यहां पर हमारा HIJAC और R वाला R आ गया. ठीक है, यहां पर छोटे लोगों की बात है, उसको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते. डिडक्टी कौन होगा? सामने रेसिडेंट पर्सन होगा हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एंड रिसीव्स द बेनिफिट और परक्विजिट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप मेरे को अगर कोई ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड करते हो बी ड्यू टू स्टूडेंट, क्या आपको ऐसे फीलिंग कि सर आप हमारे टीचर है, हम आपके स्टूडेंट है, और आप मेरे को उस बिजनेस या उस रिलेशन की वजह से आप मेरे को कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो, सो इट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस परक्विजिट. ठीक है. कितना रेट आएगा? 10% टीडीएस यहाँ पर कट होगा. थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रहेगा? 20,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी. अगर हम लोग किसी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को वैल्यू करते हैं, तो उसमें हम लोग जीएसटी की वैल्यू ध्यान में नहीं रखेंगे. इफ द प्रोवाइडर हैज परचेज द गुड्स, देन परचेज प्राइस. और अगर हिमसेल्फ इज ए मैन्युफैक्चरर, मतलब जिसने ये परक्विजिट दिया है वो खुद एक मैन्युफैक्चरर है,
तो कस्टमर को कितना प्राइस चार्ज करता है वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू यहां पर मानी जाएगी। ठीक है, टीडीएस करना कब है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब यहां पर कुछ चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। लुक, if the benefit or perquisite in the nature of kind or partly case in partly kind, अब ये हमने देखा यहां पर, जैसा हमने 194 बी 194 डबल बी जिसमें हमने देखा था ऐसा, अगर पार्टली अगर केस है और पार्टली काइंड है तो आपको इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर जो टीडीएस है वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाना चाहिए। There is no need to check whether the amount is taxable or not in the hands of recipient. अब सामने वाले बंदे के हाथ में वो टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। मान लो आपने किसी को ये परक्विजिट दिया है, बेनिफिट दिया है, अब उसकी इनकम है फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी नीचे, उसको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है, तो भी हम लोग टीडीएस तो कट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, loan settlement or a waiver by a bank is to be treated as a benefit or a perquisite and it can be taxable under section 28. It is clarified that the one time loan settlement with the borrowers will not attract TDS implications under these provisions. तो देखो यहाँ पर ये जो CIT वर्सेस रामानियम होम्स का एक केस है, उसमें ऐसा क्लेरिफिकेशन आया है कि अगर आपका लोन वेवर हो जाता है, ठीक है, सेटलमेंट कर देती है बैंक आपका, तो एक तो पहली बात तो ये आपकी इनकम में तो इनकम ऐड हो जाएगा, इनकम अंडर सेक्शन 28 में, लेकिन यहां पर आपको टीडीएस नहीं करना पड़ेगा, मतलब 194 आर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ठीक है, तो इसको हम लोग परक्विजिट मानकर 194 आर ट्रीट नहीं करेंगे। इट इज बीन क्लेरिफाइड दैट द नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आर ऑन द सेल्स डिस्काउंट, केस डिस्काउंट एंड रिबेट्स अलाउड टू द कस्टमर। ठीक है, तो उस पर कोई टीडीएस आपको करने की जरूरत नहीं है। इट इज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। However, the other benefits provided by the seller, अब सेलर कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, लाइक फ्रीबीज। अब जैसे बात करें हम लोग यहां पर, तो डॉक्टर को दिए जाते हैं फ्री सैंपल्स। ठीक है, डॉक्टर को मान लो फ्री सैंपल्स दिए हैं, तो सैंपल की जितनी भी वैल्यू होगी उस पर टीडीएस आएगा। ठीक है, तो फ्रीबीज है, फ्री सैंपल्स है, फ्री टिकट दी जाती है। कई बार मान लो कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है या फिर कई बार आपको घूमने जाना है, तो आपको फ्री ट्रिप प्रोवाइड की जाती है, फ्री ट्रिप टू द डीलर्स। तो ये सारी चीजें क्या है, इट्स ऑल आर कंसीडर्ड एज ए परक्विजिट। ठीक है, फ्री टिकट्स आर विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 194 आर एंड टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने कोई, आपका जो बिजनेस एसोसिएट है, आपको आपने उसको क्लब की मेंबरशिप ऑफर करी है, तो ये भी क्या है, इट इज अगेन व्हाट, बिजनेस परक्विजिट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिटेन्स द प्रोडक्ट आफ्टर रेंडरिंग द सर्विसेज। अब आपको पता होगा टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फोन का अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर कंपनी ने बोला कि काम करो, ये फोन अभी आप ही रखो, तो आपको वहां पर जो उसको जो बेनिफिट मिला, एक तो फोन तो उसको मिलेगा मिलेगा, ऊपर से वो जो चार्ज करते हैं वो चीज। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि जो कंपनी के पास से वो पैसा लेते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और दूसरा मान लो कंपनी ने बोल दिया प्रोडक्ट तुम ही रखो, तो फोन भी आपके पास आ गया। तो मान लो फोन अगर 1 लाख रुपए का फोन है, तो 1 लाख आपकी परक्विजिट में ऐड होगा, राइट। तो उसको भी 194 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, रीइंबर्समेंट ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। अब यहां पर ध्यान रखना ये क्या है, अगर रीइंबर्समेंट है, राइट, बीइंग ए सीए स्टूडेंट, बीइंग ए आर्टिकल, वी आर वेरी वेल अवेयर विद दिस टर्म रीइंबर्समेंट। ठीक है ना, कि हम जनरली सर हर महीने ऑफिस में पुट कर ही देते हैं कि हम इतना आए गए, वहां से इतना ट्रैवल किया, आउट स्टेशन ऑडिट में गए थे तो उसका हमारा टिकट वगैरह। अब ऐसे ही क्या होता है कि हम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भी हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को रीइंबर्समेंट भेजते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारी इनकम नहीं है। पहली बात तो रीइंबर्समेंट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ इनकम, ये हम डिस्कस कर चुके थे बिजनेस प्रोफेशन के केस में भी। लेकिन अब यहां पर एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर इनवॉइस इन द नेम ऑफ क्लाइंट, तो यूजुअली क्या होता है कि जब मान लो आप कोई कंपनी के लिए ऑडिट में गए हो, ठीक है, मान लो आपको यहां से जाना पड़ा फॉर एग्जांपल दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली में
कोई एक अच्छा खासा होटल है, वहां पे आप उतरे हो, फाइन। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग कंपनी के नाम से ही वहां पर बुकिंग करवाते हैं और बिल भी कंपनी के नाम का ही लेते हैं, और पेमेंट भले हमने कर दिया, बाद में कंपनी से हम लोग पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इनवॉइस हम किसके नाम पे लेते हैं? कंपनी के नाम पे लेते हैं, राइट। तो अगर बिजनेस का जो इनवॉइसेस है, ये सब चीजें वो क्लाइंट के नाम पर है, देन expenses reimbursed to the consultant is not treated as a perquisite. However, the invoice is in the name of the consultant, मतलब सीए के नाम पे है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीए। Then expenses reimbursed by the company is considered as a perquisite and TDS is applicable. ठीक है, तो TDS क्या होगा यहाँ पर? एप्लीकेबल होगा। If the out of pocket expense is charged in the same bill, then tax deducted under any other section, then tax under section 194R need not to be deducted again. अब मान लो ये जो रिइंबर्समेंट वाली बात हमने ऊपर करी, तो हमने क्या किया कि हमारी फीस हमने लिखी 1,00,000 रुपए प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमने 10,000 रुपए लिख लिए और टोटल 1,10,000। अब मान लो उसने पूरा का पूरा टीडीएस 194J के अंदर कट कर लिया है 1,10,000 पे 10% सीधा 11,000 उसने टीडीएस कट कर लिया है, तो वापस फिर 94R में आने की जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, expenses attributable to leisure component, expense of the family members, extra stay, etc. shall be treated as what? Perquisite. अब मान लो आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गए हो, तो वहां पर जो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग जो खर्चा है, कॉन्फ्रेंस हॉल का जो खर्चा है, वहां पर मान लो उस दिन आपको जो मील प्रोवाइड किया जाता है उसका खर्चा, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद मान लो जैसे शाम को कई बार होता है कि कुछ बिजनेस प्रोफेशन जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, फिर उसमें जैसे मान लो एक पार्टी का आयोजन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिनर पार्टी या फिर ऐसे कोई भी पार्टी का आयोजन किया गया है वहां पर, तो इसको माना जाता है क्या? लेजर कंपोनेंट, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपको बिजनेस ट्रिप पे जाना है, साथ में आप लोग फैमिली वाले को लेके जा सकते हो, ठीक है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? ट्रीटमेंट आपकी यहाँ पर माना जाता है क्या? परक्विजिट माना जाएगा। या फिर आपने बोला कि काम करो भाई, 7 दिन का हमारा बिजनेस का कॉन्फ्रेंस है, तो 2 दिन हम लोग रुक के आएंगे, फिर आप उसमें से खर्चा, कंपनी ने बोला कि ठीक है जिसको रुक के आना हो दे दो, हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी ने 2 दिन एक्स्ट्रा का पेमेंट किया है, वो भी क्या है? परक्विजिट है, तो उस पर भी आपका टीडीएस आएगा, ठीक है। Issue of the bonus or right shares are not treated as perquisites. So it was all about 194R, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आपको हमने बताया कि भाई फ्री सैंपल्स है, फिर फ्रीबीज जो दिए जाते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो एमआर आते हैं, वो डॉक्टर्स को जनरली प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। चलो उसके बाद द लेटेस्ट अमेंडमेंट इस साल का, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2025। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी पेमेंट करती है, अब फर्म क्या क्या पेमेंट करेगी? रेम्यूनरेशन, तुम इसका नाम सैलरी बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, बोनस बोलो, कुछ भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर, ये 2 चीजें यहाँ पर रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पर कोई टीडीएस की प्रोविजंस नहीं आती। सो 10% रेट ऑफ टीडीएस रहेगा और 20,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट में क्या क्या आ गया? सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, आप जो भी बोलो वो सब कुछ। तो अगर वो 20,000 से ऊपर जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का टीडीएस कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, फाइन। चलिए, सो ये इस बार का अमेंडमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नया कुछ है नहीं, सिंपल है, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 94T के बाद 195A। 195A इज अबाउट इनकम पेबल नेट ऑफ टैक्स। अब यहां पर क्या होता है कि मान लो आप मेरे पास आए कि सर आपका ऑफिस है, हमें रेंट पे चाहिए। मैंने बोला ठीक है, दिया आपको, मुझे 40,000 रेंट चाहिए। कितना चाहिए? 40,000 रुपीज। आपने बोला ठीक है सर, 40,000 रुपए दे देंगे। 40,000 इंटू 12, 4,80,000 होता है। हम लोग हर महीने 10% टीडीएस कट करेंगे। आप ही ने सिखाया 194 में टीडीएस कट होता है 10% के रेट से। मैंने बोला देख भाई, वो तेरा हेडेक है, मुझे 40,000 इन हैंड चाहिए।
मतलब मुझे यहाँ पर 40,000 का पेमेंट आना चाहिए। तो आपने बोला सर बराबर है, 40,000 रुपए ही का ही आएगा पेमेंट, बट क्या होगा कि 4,000 टीडीएस कटेगा और आपके अकाउंट में 36,000 आएंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे 40,000 मेरे अकाउंट में चाहिए। अब तू समझ ले क्या होगा सब कुछ, ठीक है? तो अपने हिसाब से सब कुछ देख ले, जो करना है वो तू कर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको इसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो ये क्या आया? नेट आया, ठीक है? तो जहाँ पर ये नेट ऑफ टैक्स जब भी आता है कि भाई टीडीएस काट-कूट के मुझे 40 चाहिए, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि आपका नेट ऑफ टैक्स पेमेंट 90,000 है और टीडीएस 10% है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपका नेट ऑफ टैक्स 100 टोटल है, लुक 90% के आपका आता है 90,000 रुपीस, ठीक है? 10% टीडीएस कट के आया है, तो 100 पे कितना? तो आप इसको ग्रॉस अप करोगे तो कितना आएगा? 1,00,000 रुपए। तो आपको यहाँ पर आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1,00,000 मानी जाएगी और टीडीएस आपका रहेगा 10,000। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपकी इनकम को ट्रीट करना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद आता है सेक्शन 197। इट्स टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन एट लोअर और नील रेट। अब मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका जो टीडीएस है वो एक्सेसिव कट हो रहा है हर बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई पूरे साल में मेरी इनकम 5,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, ठीक है? 94 जे में मेरी इनकम होती है और वो मैक्सिमम होती है 5,00,000 रुपए। अब जितने भी क्लाइंट होंगे वो मेरे को पेमेंट करेंगे, तो 5,00,000 पे 194 जे के हिसाब से 10% टीडीएस कटेगा, राइट? सो मेरा हर साल टीडीएस कितना आ रहा है? हर साल मेरा टीडीएस आ रहा है 50,000 रुपए। अब 5,00,000 तक की मेरी इनकम है, 50% अगर मैं प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, 44 एडीए के हिसाब से, तो मेरी इनकम हुई 2.5 लाख रुपए। मुझे 1 रुपया भी टैक्स भरने की जरूरत है नहीं। 50,000 पूरा मेरा क्या आएगा? रिफंड आएगा, ठीक है? सो 50,000 पूरा का पूरा मेरा क्या आएगा? यहाँ पर रिफंड आएगा। अब क्या होगा यहाँ पर कि 50,000 जो रिफंड आया, तो मैं बार-बार यही होता है, हर बार ऐसा ही होता रहा है कि मेरा जो टीडीएस कट रहा है, मैं वापस रिफंड ले रहा हूँ, टीडीएस कट रहा है, रिफंड ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि 50,000 रुपीज़ जो टीडीएस कटता है, जब तक मेरा आईटीआर भरूँगा, उसके बाद रिफंड आएगा, तब तक वो ब्लॉक रहता है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर कि भाई देख ले, ये मेरा पिछला तू रिकॉर्ड देख ले 2-3 सालों का, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और मेरे बंदे भी फिक्स है कि भाई इन लोगों से मेरा इनकम आता है और ये लोग मेरा टीडीएस कट करते हैं। तू इन सबको बोल दे कि आज से मेरा टीडीएस कट करना बंद कर दे, ठीक है? तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? उन सब के नाम पर एक लेटर इश्यू करेगा, ठीक है? जिसको बोला जाता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। उन सबके नाम पर एक लेटर इश्यू करेगा और उन सबको बोलेगा कि या तो तुम टीडीएस कट नहीं करोगे या फिर आप लोअर रेट से कट करोगे। मतलब 10% के बदले आप क्या लोगे? 2% या 1% या फिर 3%, जैसी उसकी इच्छा। उसके हिसाब से वो क्या करेगा? यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट देगा अपने को। तो इसको बोला जाता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, ठीक? उसके बाद 198 इट सेज टैक्स डिडक्टेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि मुझे 90,000 रुपीज का रेंट इन हैंड आ रहा है, इन हैंड। आप 10,000 उसमें टीडीएस जोड़ोगे ग्रॉस अप करने के लिए, तो ग्रॉस अप कितना हुआ? 1,00,000। अब मेरी इनकम जो होगी, रेंटल इनकम, वो कितनी मानी जाएगी? 1,00,000 रुपए, ना कि 90,000 रुपीज, ठीक है? क्लियर हुआ ये? डन। तो यहां पर हमारा जो टीडीएस का प्रोविजन वाला पार्ट था, ये यहां पर होता है खत्म। अब देखने हैं आगे कि जो टीडीएस आपने कट किया उसका क्या होता है। अब टीडीएस कट करने के बाद आती है 3 टाइप की रिस्पांसिबिलिटी। एक, आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट में। अगर डिपॉजिट नहीं करोगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, तो बिजनेस में वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? डिसअलाउ होगा, राइट? तो एक तो आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है। दूसरा, ये जो लायबिलिटी आपकी टीडीएस की वो मंथली है। फिर एवरी क्वार्टर आपको क्या करना है? एवरी क्वार्टर आपको एक टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, दैट यू आर सपोज्ड टू सबमिट टू द गवर्नमेंट, जिसमें आप सब कुछ लिख के दोगे कि भाई कौन सी अमाउंट है, किस नेचर का पेमेंट है, कितना पेमेंट किया है, कौन से सेक्शन में टीडीएस काटा है, कितना टीडीएस काटा है, उसका पैन नंबर है कि नहीं है, क्या सब कुछ, ये सब कुछ आप एक स्टेटमेंट फाइल करोगे, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस का रिटर्न, जो होता है क्वार्टरली। फिर ये सब कुछ खत्म होने के बाद आपके ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि आपने जिन जिन लोगों का टीडीएस कट किया है, उन सबको आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 16 एंड फॉर्म नंबर 16 ए।
राइट। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है वो हम लोग देखते हैं इधर। लुक, पेमेंट ऑफ टीडीएस थ्रू चलन। तो आपको टीडीएस पे करना है। अगर मार्च महीने का अगर टीडीएस है, आपने डिडक्शन मार्च में किया है, ठीक है, सो आपको 30th अप्रैल तक टीडीएस पे कर देना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको पूरा महीना मिलता है। लेकिन अगर अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो भी टीडीएस है वो आपको एवरी मंथ, नेक्स्ट मंथ 7 तक आपको पेमेंट करना है। जनवरी सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन सब का पेमेंट आपको करना है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर अप्रैल का पेमेंट है तो कब होगा? 7 मई, उससे पहले आपको करना पड़ेगा। फिर मई का पेमेंट है तो 7 जून एंड सो ऑन, राइट। तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यू आर सपोज टू पे। फिर बात आती है क्वार्टरली स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस के रिटर्न। टीडीएस रिटर्न 24Q सैलरी, 26Q एंड 27Q, ठीक है। तो ये उसके रिटर्न के फॉर्म्स है, वो आपको सबमिट करने होते हैं। अब ये आपका होता है क्वार्टरली। अब करना कब है इसको? कि जब क्वार्टर एंड हो जाए उसके बाद 31st कौन सा आएगा वो, ठीक है। क्वार्टर एंड के बाद 31st कौन सा आता है उसके ऊपर। अब देखो, पहला क्वार्टर खत्म होगा अप्रैल, मई, जून, तो उसके बाद 31st कौन सी आई? 31st जुलाई। तो पहला क्वार्टर 31st जुलाई। फिर दूसरा क्वार्टर आया जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर के बाद 31st कौन सी आती है? 31st अक्टूबर। तो अक्टूबर, बराबर। फिर आया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर के बाद 31st कौन सी आती है? जनवरी। तो 31st जनवरी। फिर ध्यान से देखना, आप जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मार्च के बाद 31st कौन सी आती है? अप्रैल में तो आएगा नहीं, तो कौन सा आएगा? 31st मई। तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम दिया है, बिकॉज 30 अप्रैल तक तो आपको पेमेंट करने का टाइम मिला हुआ है, राइट। तो यहां पर 31st मई और बाकी सब में 31st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जब क्वार्टर एंड होता है तब। क्लियर? डन। फिर उसके बाद आता है टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर सैलरी का टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16 इश्यू होगा, और बाकी सब केस में 16A इश्यू होगा। अब फॉर्म 16 जो होता है सैलरी वाला, वो साल में एक बार होता है। तो वो कब करना होता है आपको? 15 जून से पहले, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 15 जून। और क्वार्टरली स्टेटमेंट जो होते हैं उस केस में क्या होगा कि विद इन द 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्वार्टरली स्टेटमेंट। सो 31 जुलाई वाला जो स्टेट क्वार्टर खत्म होगा उसका, जो सॉरी, पहला क्वार्टर जो खत्म होगा अप्रैल में, जून का, उसका फाइलिंग होगा 31 जुलाई को। तो उसका टीडीएस निकलेगा 15 अगस्त या उससे पहले। दूसरा क्वार्टर खत्म होगा सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का बाद वाला 31st अक्टूबर तक आप फाइल करोगे तो उसकी आपको टाइम मिलेगा 15 नवंबर। इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। चलिए, फिर ये खाली एक बार रीड करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस की बात होती है, सेम डे पे वो लोग खाली उसको पेमेंट नहीं करना होता है, खाली चरण के थ्रू सीधी क्रेडिट एंट्री होती है। तो जस्ट रीड ओनली वंस, ठीक है, रीड ओनली। डन। चलिए, अब बात करते हैं कंसिक्वेंसेस। अगर आपने टाइम पे टीडीएस कट नहीं किया तो क्या होगा, और टीडीएस काटने के बाद भरा नहीं, तो एक तो हम सजा भुगत चुके हैं। कहां पर? बिजनेस प्रोफेशन में। अगर टाइम पे टीडीएस कट नहीं करते हो, राइट, लेटेस्ट बाय लेटेस्ट कब तक करना होता है? 31st मार्च तक, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर टीडीएस कट नहीं करते तो उस केस में आपका टीडीएस, आपका जो एक्सपेंस है वो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर आप टाइम पे डिपॉजिट नहीं करते हो, राइट, जैसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर से पहले आप डिपॉजिट नहीं करते हो, तो आपका वहां पर एक्सपेंस 30% डिसअलाउ हो जाएगा। और सामने अगर पे नॉन रेसिडेंट हुआ तो उस केस में आपका 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जिस साल में डिडक्ट करोगे या जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ होता है। ये तो हो गया हमारा डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर। बट उस पर और एक सजा लिखी हुई है, कौन सी? आपको यहां पर जितना लेट करोगे टीडीएस कट करने में, और जितना आप लोग लेट करोगे टीडीएस डिपॉजिट करने में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लुक, असिस्ट शैल बी डीम टू बी इन डिफॉल्ट। पहले तो हमको क्या मान लेंगे? उसको डीम टू बी इन डिफॉल्ट मान लेंगे। एंड सिंपल इंटरेस्ट लेविड पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कितना? अगर टीडीएस लेट कट किया है तो 1% इंटरेस्ट लगेगा। डेट ऑन विच द टैक्स डिडक्टिबल, जिस दिन आपको टैक्स कट करना था वो दिन। इसलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंस था वो किसका था? पेमेंट है या फिर पेमेंट और क्रेडिट विच ईयर इज अर्लियर, ऐसा है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना,
ये डिसाइड करता है कि आपको टीडीएस कट कब करना था, वो तारीख ये डिसाइड करता है। जैसे सैलरी के केस में क्या था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब मान लो आपने अप्रैल का सैलरी 4 मई को पे किया है, तो आपकी डिडक्शन डेट आएगी 4th मई। तो उस केस में आपके पास टीडीएस डिपॉजिट करने का टाइम कब तक मिलेगा, 5th जून तक, 7 जून तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि इन द मंथ ऑफ में आपने टीडीएस कट किया है। ठीक है, लेकिन अगर पेमेंट और क्रेडिट विच ईयर्स अर्लियर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 194 जे प्रोफेशनल फीस है। अब मैंने किसी को 25 अप्रैल को इनवॉइस रेज किया है। अब उसने 25 अप्रैल को क्या कर दिया, एंट्री कर दी उसने, 25 अप्रैल को अकाउंट में एंट्री कर दी है। अब उसने पेमेंट मेरे को किया है फॉर एग्जांपल 5 मई को, तो उसको टीडीएस काटना है 25 अप्रैल को, तो उसका डेट ऑफ डिडक्शन कौन सा आएगा, 25th ऑफ अप्रैल। इसलिए यहां पर मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको टीडीएस कट कब करना होता है वो। तो जिस दिन आपका टीडीएस कट होना चाहिए था, वहां से लेकर आपने जिस दिन कट किया वहां पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फिर लेट डिपॉजिट होता है। लेट डिपॉजिट अगर होता है तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहां से आपको देखना है, यहां पर है डेट ऑफ डिडक्शन। अब इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, ठीक है, डेट ऑफ डिडक्शन से लेकर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग एक एग्जांपल भी लेते हैं, डोंट वरी। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहां पर आता है कि असेसी शेल नॉट बी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट अगर क्या, ये चीज हमने वहां पर भी देखी थी, कहां पर, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर भी। देखो, एक तो पहली बात कि हम पेई को लेके जाएंगे, ये उसको पूछेगा कि क्या तुमने आईटीआर भरा, बोला हाँ भरा। क्या तुमने इस इनकम को अपने आईटीआर में इंक्लूड किया है, हाँ किया। क्या इस पर जो टैक्स बनता था तुमने पे किया, हाँ किया। तो आपको बोलेंगे जाओ एक सीए के पास से सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये चार चीजें यहाँ पर आपको देखनी। ठीक है, अब लेट मी चेक वेदर इट्स अ क्वेश्चन वी हैव, आई थिंक वी हैड वन क्वेश्चन ऑफ दिस, सो लेट्स चेक इट आउट दिस थिंग। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना 27 ऑनवर्ड्स, राइट, दीज आर द मिक्स क्वेश्चंस, जो आपको एक बार क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, yes, I think it is the question. Let's have a look. An amount of 40,000 was paid to Mr. X on 1st of July 24 towards fees for professional services 194J without TDS. Subsequently, another payment of 50,000 was due to Mr. X on 28th of February 2025. So पहला पेमेंट यहाँ पर कब हुआ है, 1st of July 2024। ठीक है, टीडीएस नहीं काटा है। फिर दूसरा पेमेंट ड्यू होता है कब, 28 फरवरी 25 को, फ्रॉम विच द टैक्स एट द 10% अमाउंटिंग टू ₹9,000। अब यहाँ पर 40,000 था, यहाँ पर 50,000 था, तो टोटल 90,000 के हिसाब से इस दिन को 9,000 का टीडीएस हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर 4,000 टीडीएस कट करना था, जो आप भूल चुके हो। On entire amount of 90,000 was deducted. However, this tax of ₹9,000 was deposited only on 22nd of the June 2025. अब देखो, 28 फरवरी का आपका टीडीएस डिडक्शन हुआ है, जो आपको डिपॉजिट करना था 7 मार्च 25 तक। ठीक है, ये है डिपॉजिट की बात। लेकिन आपने डिपॉजिट कब किया है, 22 जून 25 को आपने इसको डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो यहां पर ये 50,000 का जो टीडीएस था वो करेक्ट डिडक्ट हुआ है। 28 फरवरी को पेमेंट हुआ है और उस दिन टीडीएस कट चुका है। लेकिन ये 40,000 रुपए जो है यहाँ पर, ये 40,000 रुपए, ये 1 जुलाई का पेमेंट था, जो आपने 28 फरवरी पे इसका टीडीएस कट किया है। ठीक है, तो नाउ लेट अस कंप्यूट कि कितना महीना डिले हुआ है। तो देखो, 1 जुलाई के बाद अगर 2 जुलाई भी हो जाती ना, तो एक दिन गया। अब एक दिन अगर लेट हुआ है, इसका मतलब एक महीना पूरा इंटरेस्ट लगेगा। याद रख लेना इसमें, एक दिन भी अगर लेट होता है तो 1 महीने का पूरा इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज़ यहाँ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की बात करी है। ठीक है? तो अब देखो, जुलाई का पेमेंट है, सॉरी, हाँ, जुलाई में आपने पेमेंट किया था। 28 फरवरी को आप लोग क्या कर रहे हो? टीडीएस कट कर रहे हो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितना हुआ? 7
और फरवरी इटसेल्फ। फर्स्ट फरवरी को भी अगर डिडक्शन होता ना तो भी पूरा फरवरी काउंट यहां पर होता। ठीक है, तो यहां पर आपके पूरे 8 महीने लेट हुआ है, तो 40,000 आपने 8 महीना लेट किया है 1% के हिसाब से 8 महीना, तो 320 रुपये आपका टीडीएस आया लेट डिडक्शन का। ठीक है, अब जो मेन ग्लिच है वो यहां पर है, देखना ध्यान से। आपने टीडीएस 28 फरवरी को क्या किया है, कट किया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 28 फरवरी का जो टीडीएस होता है ये आपको 7 मार्च तक डिपॉजिट करना है। ठीक है, अगर आपने यहां पर इसको 6 मार्च को डिपॉजिट कर दिया होता तो आपको यहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आपने इसको 7 मार्च को कर दिया होता तो भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन मान लो गलती से 8 मार्च की सुबह हो गई, 8 मार्च, खाली एक दिन डिले हुआ है। ठीक है, 8 मार्च गलती से हो गया। अब देखना ध्यान से, यहां पर मार्च में आपने एक दिन डिले किया है, कितना, एक दिन, तो मार्च का पूरा मार्च, और अकॉर्डिंग टू द प्लेन रीडिंग ऑफ द प्रोविजंस यहां पर आपको डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तो हमारा हो गया, दैट इज 8 मार्च, तो मार्च का एक तो महीना पूरा जुड़ गया, और यहां पर डेट ऑफ डिडक्शन से देखना है, तो प्लेन रीडिंग ऑफ द प्रोविजन, यहां पर डेट ऑफ डिडक्शन कौन सा है हमारा, डेट ऑफ डिडक्शन इज 28 ऑफ फेब्रुआरी, तो यहां पर फेब्रुआरी भी आपका देखा जाएगा पूरा का पूरा मंथ। तो यहां पर जब भी लेट डिडक्शन होगा उसमें हर बार ऐसा ही होता है कि मिनिमम 2 महीने का इंटरेस्ट तो लग ही जाता है। ठीक है, आपको जिस दिन टीडीएस कट करना था, फिर आपने अगर लेट हो गया एक दिन भी, तो भी वो पूरे 2 महीने काउंट करता है। अब इसको आप लोग आईसीए की मॉड्यूल में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर इसकी भी जो आंसर है उसमें एक नीचे नोट लिख के दी गई है कि भाई ट्रेसिस इस हिसाब से कंप्यूट करता है, वो हमेशा 2 महीने का इंटरेस्ट कंप्यूट करता है। लेकिन लॉजिकली देखने जाए तो आपने यहां पर एक ही दिन लेट किया है, 7 मार्च को पेमेंट करना था, 8 मार्च हो गया है, तो एक्चुअली यहां पर ये जो है ना डेट ऑफ डिडक्शंस, यहां पर क्या होना चाहिए था, डेट ड्यू डेट होना चाहिए था, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो इसलिए यहां पर हम लोग ऑलवेज 2 महीने का इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। अब देखो, आपने 7 मार्च तक तो पेमेंट करना था, 28 फरवरी का आपका पेमेंट है। ठीक है, डेट ऑफ डिडक्शन, और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट कौन सा है आपका, 22 जून। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे के पूरे 5 महीने आपको यहां पर कंप्यूट करने पड़ेंगे, जो एक्चुअली होने चाहिए थे कितने, 4 महीने, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, बट यही इसी तरह से आपका प्रैक्टिकल भी आप देख लो तो ये इस तरह से कंप्यूट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसी को प्लेन रीडिंग के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट होता है 675, तो कुल मिला के आपका बनता है 995 यहाँ पर बनता है। ठीक है, डन। लुक, फिर पैन नंबर जो फर्निश नहीं किया वो हम लोग एक बार लास्ट में देख लेंगे। अब मुझे आपके पास एक और क्वेश्चन हमको यहां पर देखना है, क्वेश्चन नंबर 39। लुक, क्या बोलता है, मेसर्स कुल शिप मेसर्स कुल शिप लिमिटेड entered into an agreement for the warehousing of the products with top store warehousing and deducted the tax at source as per provision of section 194C out of the warehousing charges paid during the year ended 31st March 2025. The AO, while completing the assessment for assessment year 25-26 of Cool Ship Limited in the March 2026, treated the warehousing charges rent identified or defined under section 194I and asked the company to make the payment of difference amount of the TDS with the interest. अब यहां पर देखो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 94C में डिडक्शन किया है। ठीक है, और सामने भी कौन है, सामने है टॉप स्टोर वेयरहाउसिंग। अब ये कंपनी है कि नहीं, आई थिंक कंपनी होगा, तो 2% उसको टीडीएस कट करना चाहिए था, उसके बदले उसने कितना किया, सॉरी 2% टीडीएस कट किया उसने 94C में, एक्चुअल में उसको 194I में
10% टीडीएस कट करना चाहिए था। तो एओ ने क्या बोला कि तुम्हारा ये जो डिफरेंस है ना, आपने यहाँ पर 2% एक्चुअल किया हुआ है और करना कितना चाहिए था? 10%। तो डिफरेंस जो है 8% वो तुम लोग पे करो, ऐसा यहाँ पर बोला है। ठीक है? It was submitted by the company that the recipient had already paid the tax on the entire amount of the warehousing charges, and therefore now the difference amount of TDS cannot be recovered. अब यहाँ पर कंपनी अपने पे को साथ में ले गई है कि चलना भैया, बात कर रहा है टीडीएस की, यार बता उसको कि तूने सब कुछ पे कर दिया है। ठीक है? तो उसने यहाँ पर बताया कि उसने सब कुछ टैक्स पे कर दिया है। However, it will make the payment of due interest on the difference amount of TDS. तो ये क्या बोलता है कि भाई टीडीएस का जो इंटरेस्ट होगा हम लोग पे कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आप असेसिन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, लेकिन जो लेट हुआ है, अब मान लो कि आपको मेरा टीडीएस कट करना था, ठीक है, आपने टीडीएस कट नहीं किया। बात हो रही है फॉर एग्जांपल जनवरी की। अब हुआ क्या कि जनवरी का पेमेंट आपको फरवरी तक करना था, अगर आपने टीडीएस कट किया होता तो 7 फरवरी तक आप क्या करते, टीडीएस कट करके डिपॉजिट कर देते। अब हुआ क्या कि आपने टीडीएस कट करना भूल गए। अब जब जुलाई में मैंने आईटीआर फाइल करा, तब मैंने आपकी इनकम उसको भी ध्यान में ले लिया है, उस पर टैक्स वगैरह सब कुछ भर दिया है। तो यहाँ पर लेट कितना हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इतना लेट हुआ है, राइट? तो उस पर इंटरेस्ट आएगा। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को आगे। ठीक है? एग्जामिन क्रिटिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट एज टू द करेक्टनेस ऑफ द सबमिशन ऑफ मेसर स्कूल शिफ्ट लिमिटेड। अब देखो एग्जैक्टली पहले पूरा प्रॉब्लम समझ लो क्या था, कि उन लोगों ने टीडीएस कट किया है 194 सी में। एओ बोलता है तुमको 194 आई में कट करना था 10% के हिसाब से, और आपने किया है 2% के हिसाब से। ठीक है? आपने यहाँ पर शॉर्ट डिडक्शन किया है, तो बाकी का टीडीएस आप डिपॉजिट करो। फिर आप किसको लेकर गए? जो सामने वाली पार्टी थी उसको लेकर गए कि देख भाई, इसने अपनी इनकम में इसको इंक्लूड किया है और टैक्स सब कुछ भर दिया है, तो प्लीज अब मुझे वापस टीडीएस जो डिफरेंस है 8% वो भरने के लिए मत बोलो। लेकिन हाँ, जो भी डिले हुआ है, आपको जो पैसा मिलने में, उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो मैं डिपॉजिट कर दूंगा। ऐसा यहां पर कुलसिप ने बोला है। अब आपको बोला क्या ये सही है? ठीक है, हैव ए लुक। देखो, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 201 provides what it provides, that the payer, including the principal officer of the company, who fails to deduct the tax, then it shall not be deemed to be assessed in default if he has furnished his return of income under section 139, he has taken an account such sum for computing the income in such return of income, he has paid the tax due thereon, and payer furnishes certificate to this effect from the accountant. तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे, राइट? कि भाई तूने क्या इनकम को इंक्लूड किया है? हाँ किया। क्या इस पर टैक्स भरा? हाँ भरा। क्या तूने आईटीआर भरा? हाँ भरा। जाओ सीए से लिखवा के आओ। 4 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है? The date of deduction and the payment of taxes by the payer shall be deemed to be the date on which the return of income has been furnished by the resident payee. ठीक है? However, where the payer fails to deduct the whole or any part of the tax on the amount credited or the payment made to resident and is not deemed to be assessed in default under section 201 as mentioned above, then interest under section 2011A at the rate 1% per month or part of the month shall be payable by the payer from the date on which the tax was deductible to the date of furnishing of the return of income by such resident pay. मतलब यहाँ पर जो सामने वाली कंपनी है, सामने वाली कंपनी कौन है? टॉप स्टोर। तो यहाँ पर जिस दिन टैक्स डिडक्शन होना चाहिए था वो, सो डेट ऑफ डिडक्शन, जिस दिन टैक्स कटना चाहिए था, वहां से लेकर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आईटीआर बाय कौन? पेई। पेई मतलब कौन है? हमारे सामने वाली कंपनी कौन है? टॉप स्टोर। टॉप स्टोर ने जब आईटीआर फाइल किया, वहां तक का पीरियड हम लोग ध्यान में रखेंगे, और इतना हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा? इंटरेस्ट चाहिए होगा। पूरा मैटर समझ में आया क्या था? डिफॉल्ट में नहीं माना हमने आपको, क्योंकि सामने वाले ने सब कुछ टैक्स भर दिया है। ठीक है? तो टैक्स भरा है, इसका तारीख हम कौन सा डिसाइड करेंगे? कि जिस दिन आईटीआर भरा उसको हम क्या मान लेंगे? उस दिन आपने टैक्स पे किया हुआ है, राइट? और उस दिन तक का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पर कंप्यूट करेंगे।
Look, therefore, Messrs. Cool Ship Limited shall not be required to pay the difference tax in case the above mentioned conditions are fulfilled. However, the company shall be liable to make the payment of interest from the date on which such tax was deductible to the date of furnishing of the return of income by the top store. वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर? चलिए, सो इट वाज ऑल आवर डिस्कशन अबाउट टीडीएस. फाइन. चलिए, अब आगे की जो कहानी है हमारी, जो हम लोग बढ़ाएंगे टीसीएस के थ्रू, और उसके बाद हम लोग जाएंगे एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट की ओर. राइट. सो हमारा यहाँ पर टोटल टीडीएस वाला मैटर हमारा खत्म हुआ. ठीक है. सो वंस अगेन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट इफ यू लाइक दिस वीडियोस देन प्लीज share it with your friends maximum so that all the students can get the benefit out of it. और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. ठीक है, सो दैट इट कैन एनकरेज मी टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि यू कैन एक्सप्लोर डीटी सिंप्लीफाइड. लेट मी शो यू द बुक और हियर. yes you can explore this entire book, right? The fully colored book. have a look. राइट. तो ये पूरा का पूरा बुक आपको अगर सॉफ्ट कॉपी में एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है. राइट. तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर पाओगे. कहाँ पर? अंडर फ्री कंटेंट के नाम पे आपको कोर्स के अंडर उसको मिलेगा. ठीक है, वहां पर आप इसको पीडीएफ को एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन आंसर भी मैंने रखे हुए हैं तो उसको भी मैं सोचूंगा तब मैं अन लोग उसके लिए भी कर दूंगा, आपके लिए अपलोड कर दूंगा. ठीक है. सो तब तक के लिए देन, और कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपका यहाँ पर स्क्रीन पे रखा हुआ है, सो दैट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन अ व्हाट्सएप ऑल्सो. सो टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर जर्नी. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच.